सर इस 86 अर्थ हो में गया एक गड़बड़ डॉलर। डॉलर के मुकाबले 86 सर्वकालिक जी गिरने के स्तर पे है हमारा रुपया। तो बड़ा जी कमजोर रुपया बताया जाता था कुछ दिनों पहले हमारे दिवंगत हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में। और हम्म अब सत्ता में जो लोग हैं उन्होंने ही कहा था कि हम्म चीजें सुधारी जाएंगी। क्या सोचते हैं हम्म। आप इस? देखिए इसमें क्या है कि सोच क्या थी, अगर हम रुपए के डॉलर के मुकाबले प्रदर्शन की बात करें तो एक समय आया था 2000, आप कह सकते हैं 3 से लेकर 2007 तक का, जिसमें कि करेंसी बड़ी स्टेबल रही थी, या बिल्कुल आप कह सकते हैं कि कई बार तो ये कोशिश करनी पड़ी थी कि अप्रिशिएट ना कर जाए रुपया डॉलर के अगेंस्ट। जी। क्यों? क्योंकि तब जो है एकदम से हमारे जो आईटी एक्सपोर्ट्स थे, सर्विसेज थी और बाकी चीजें थी, उन्होंने छलांग लगाई थी। प्रोडक्टिविटी में भारतीय अर्थव्यवस्था ने छलांग लगाई थी। अब हुआ जनवरी क्या, उस 2008 में सक्सेस का शिकार। जी, जनवरी जी 2008 में, जनवरी 2008 में 39.5 रुपए का एक डॉलर था, आप जो बता रहे हैं उस वजह से। जी। जी। तो अब हुआ क्या कि जी। उस सक्सेस का, उस सफलता का शिकार हो गई वो सरकार। क्यों? क्योंकि भाई जब देखिए परफॉर्मेंस हो रही थी कि भाई $1 हो गया 49 रुपीज का या 50 रुपए का, तो बोलते हैं 50 का है तो 35 क्यों नहीं हो सकता, जी। यहाँ से तो रुपया बढ़ना चाहिए। ठीक है जी। तो 2014 आया, तो उसमें जब चुनाव हुए तो सबने अपनी अपनी बातें बोली। किसी ने 35 रुपया, कोई तो 30 रुपया, कोई कहते हैं भाई अब देखिए क्या क्या करेंगे हम। लेकिन उस समय में क्या था, वो उन्होंने जो ग्रोथ का एक एपिसोड था, जो ग्रोथ अर्थव्यवस्था में आ रही थी, उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया। ये मान लिया कि ये एक नेचुरल ग्रोथ है, इसके पीछे रिफॉर्म का या किसी आर्थिक नीति का या उदारीकरण का कोई हाथ नहीं है, दरअसल ये माना। और उसका नतीजा है कि आज हम देखते हैं कि अगर उदारीकरण की हम बात करें, तो उदारीकरण की के सतह पर, के पटल पर कम काम हो रहा है, ज्यादा काम हुआ है केंद्रीकरण पे, सेंट्रलाइजेशन पे, हर चीज को, पावर को, जो टैक्सेशन की है, जो टैक्सेस को एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देने की है, और साथ साथ जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है बाकी चीजों की, सबको केंद्रीकृत किया गया है। अब उसका अलग नतीजा है। और वो क्यों किया गया है? क्योंकि वो एक तरीके से ईस्ट एशिया की कॉपी की गई है। कि ईस्ट एशिया में क्या था कि चाइना का, साउथ कोरिया का, कुछ तरीके से जापान का, ताइवान का एग्जाम्पल दिया गया था कि देखिए ये सारी जो इकोनॉमीज थी, इसमें पहले केंद्रीकरण हुआ। केंद्रीकरण के बाद दो चीजें की। पहली, वेज सप्रेशन। वेज सप्रेशन में क्या था कि अपने ही वर्कर्स को कम तनख्वाह देना या उनकी तनख्वाह का इन्फ्लेशन रोकना। और भारत में अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों में ऐसा ही हुआ है कि अगर आप बड़े आईटी जाइंट्स की स्टार्टिंग सैलरी देखें तो कोई खास बड़ी नहीं है मेरे ख्याल से, या शायद उतनी ही है। और अगर इन्फ्लेशन आप मुद्रास्फीति साथ में डाल देंगे तो फिर लगता है कि कम ही हो गया। उसी तरह से बाकी जगह पर भी अगर आप फ्रेशर्स का देखिए जो इनटेक पॉइंट है, तो 2008, 9, 4, उससे भी पहले में जो कई बार पैकेज मिलते थे स्टार्टिंग के, आज उतने ही मिल रहे हैं या उससे कम मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक नीतिगत फैसला है कि वेजेस जो है उनको बहुत ज्यादा बढ़ने हैं। और ये ईस्ट एशिया में किया जा चुका है। ये कोई बड़ी बड़ी जिसे कहेंगे एक कोई यूनिक बात नहीं है, ये कोई बड़ी अलग सी बात नहीं है, ये हो चुका है। दूसरा था फाइनेंशियल रिप्रेशन। कैसे? कि जैसे अब क्या हुआ, मनमोहन सिंह जी और मोंटे कार्लो वाले जब इंचार्ज थे आर्थिक नीतियों के, तो उन्होंने एक स्कीम लाई जिसको कहा लिबरलाइज रेमिटेंस। जिसके अंतर्गत क्या था कि कोई भी भारतीय जो है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डॉलर्स खरीद सकता था अपने रुपए के बदले। अब उससे क्या होता है, ये जब जैसे अगर आपने बोला कि भाई हाँ, हर भारतीय जो है $2.5 लाख खरीद सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने करेंसी को, मुद्रा को उदार बना दिया। उदार बनाने से क्या होता है? कॉन्फिडेंस आता है। कहने का मतलब कि भारत सरकार को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि किसी भी दिन अगर हमारे नागरिक कोई और करेंसी खरीदना चाहते हैं, तो हमें यकीन है कि हमारी करेंसी नहीं डूबेगी।
लेकिन अगर आप देखें अभी पिछले 1-2 साल में क्या नीति आई है कि अगर कोई डॉलर खरीदना चाहता है 7 लाख रुपए से ऊपर, तो उस राशि का 20% सरकार जमा कर लेगी टैक्स मनी। तो उस लिबरलाइज रेमिटेंस को वो वापस तो नहीं ले पाई ये सरकार, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको दूसरे तरीके से रोक दिया। तो दो चीजें आप देखेंगे कि फाइनेंशियली जो है, आपको पैसा अपने ही देश से कहीं ले जाना हो, उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाई है सरकार ने। दूसरा, वेजेस पे कंट्रोल लगाया है, नकेल लगाई है। और अगर हम इसमें बात करें तो बिग बिजनेस और जो अ, मैं कहूंगा कि इस इन नीतियों से जिनको लाभ हुआ है, जिनको जिनको ये नीतियां भाई हैं, वो बिजनेसेस साथ खड़े हैं। तो उसी में आप देखते हैं कि भाई, एक बड़ी कंपनी लार्सन है, उनके सीईओ एक बयान देते हैं, इन्फोसिस के देते हैं। कोई ये नहीं बोलता कि हम इस साल रिकॉर्ड तोड़ तनख्वाह बढ़ाएंगे, कि हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ तो इस बार देखिए सारे एम्प्लॉयज को 10-10% हाइक ना। हम क्या मांग रहे हैं, 90 घंटा, 100 घंटा, 110 घंटा काम करो, जितना हो सकता है उतना काम करो। लेकिन आप ये तो नहीं कह रहे कि उसके बदले आप ओवर टाइम देंगे, कि आप कुछ एक्स्ट्रा देंगे, नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ग्लोबली कंपेटिटिव होने के लिए उनको भी पता है कि उनके पास बाकी चीजें तो देखिए काबू में है नहीं, क्या काट सकते तनख्वाह। कि भाई एक आम आदमी है, वो क्या बोलेगा, उसको बोलेंगे अच्छा तू नहीं, चल दूसरा रख लेंगे, तीसरा रख लेंगे। तो जो चीज याद रखिएगा, नेगोशिएशन में जो चीज कंट्रोलेबल होती है, उसी को सबसे पहले कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अपने हाथ में नहीं है कंपनियों के, नीतियां हाथ में नहीं है उतनी ज्यादा कोई, और ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्टिविटी जिसे बोलते हैं, वो पोटेंशियल भी उतना नहीं। तो इतने सालों के बाद जो है, कर कराकर जब चीन जो है $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कर गया इस साल नियरली, तो हम लगे हुए हैं बातें कर रहे हैं कि शायद हम भी कुछ कर पाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और उसके उसका आप नतीजा एक ये देख रहे हैं कि इस तरीके की बातें आती है कि भाई 100 घंटा काम करो, 80 घंटा का, क्या होगा उससे? चलिए, अब मैं कभी आगे देता हूँ।